अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक एंजाइम्स चैप्टर का जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन है कैटालाइसिस। तो कैटालाइसिस को कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी रेट को, इसकी रफ्तार को, स्पीड ऑफ एंजाइम एक्शन को इन्हांस करती हैं या इंक्रीज़ करती हैं। रेट का मतलब स्पीड होता है, रेट का मतलब एक यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है एक एंजाइम एक्शन से, कितने सबस्ट्रेट्स को एक स्पेसिफिक टाइम में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, एंजाइम जो हैं इनकी स्पेसिफिक शेप यानी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, या इसको आप कह सकते हैं स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये जब मैं कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक शेप या ज्योमेट्री या कॉन्फ़िगरेशन होती है तो इसका इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। दूसरी बात, एंजाइम्स की जो कंपोजिशन है दैट इज़ स्पेसिफिक। आप स्पेसिफिक कंपोजिशन कह लें या स्पेसिफिक केमिस्ट्री कह लें, तो इन दो वजूहात की बिना पर एंजाइम अपने फंक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड what is the reason behind the specificity of enzymes, so there are two reasons. Number one of them is specific chemistry of the enzyme. हर एंजाइम स्पेसिफिक है, उसमें अमाइनो एसिड्स की तादाद फ़िक्स है, अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस फ़िक्स है, उसकी एक केमिकल कंपोजिशन या केमिस्ट्री है वो फ़िक्स है। दूसरी बात, उसकी शेप या कॉन्फ़िगरेशन या ज्योमेट्री स्पेसिफिक है। हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से एक ख़ास तरीके से शेप्ड है या कॉन्फ़िगर्ड है, इस वजह से एंजाइम्स अपने फंक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। स्टूडेंट्स, 4 फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्शन या कैटालाइसिस को मुतासिर कर सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। हम इन डिटेल देखते हैं। एक है कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो अपनी मिकदार है या इर्तकाज़ है, जो अमाउंट है, वो भी एंजाइम एक्शन को इफ़ेक्ट कर सकती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो सब्सटेंस जिस पर एंजाइम एक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी एंजाइम एक्शन को इफ़ेक्ट करती है। तीसरी चीज़ है टेम्परेचर, हाई या लो टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट करता है। पीएच वैल्यू जो है ये भी इफ़ेक्ट करती है। ये 4 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एंजाइम कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट। मींस इफ़ द सबस्ट्रेट इज़ अनलिमिटेड। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अनलिमिटेड हो तो एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से रिएक्शन रेट इंक्रीज़ होगी। कैसे? ज़ाहिर है, सबस्ट्रेट अनलिमिटेड अमाउंट में है तो आप एक एंजाइम ऐड कर रहे हैं तो आप एक एक्टिव साइट ऐड कर रहे हैं। एक एक्टिव साइट ऐड होगी तो एक सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जो आप उस रिएक्शन में एंजाइम ऐड करते जा रहे हैं, एक्टिव साइट्स बढ़ती जा रही हैं। ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी तो ज़्यादा सबस्ट्रेट्स एक्टिव साइट्स के साथ अटैच होंगे, ES कम्प्लेक्स बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। Students, when we increase the enzyme concentration, we are actually increasing the active site concentration. So, when the unlimited substrate is available, by increasing the enzyme concentration, we increase the rate of reaction. If we doubles the enzyme concentration, reaction rate is doubled. If we make it triple, if we increase it triple, the reaction rate is tripled, right? ये अगर आप ग्राफ देखें तो व्हेन अनलिमिटेड सबस्ट्रेट इज़ अवेलेबल, सो ये ग्राफ बनेगा। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम एंजाइम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस हम रेट ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं, तो दिस इज़ इंक्रीजिंग। ये एक ही तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है कि जो एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती चली जा रही है। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर दूसरी चीज़ जो असरअंदाज होती है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जिस पर एंजाइम एक्ट करता है, जिसको एंजाइम कैटालाइज करता है, जिसको एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन अप टू अ लिमिट व्हेन E इज़ कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन रेट बढ़ेगी, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक। हमारे पास फ़र्ज़ करें 10 एंजाइम्स हैं तो हमारे पास 5 सबस्ट्रेट हैं, 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं एक यूनिट टाइम में। हमने 6 सबस्ट्रेट किए
तो 6 प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया क्योंकि एंजाइम 10 अवेलेबल थे। जब हमने 10 सबस्ट्रेट ऐड करना शुरू कर दिए तो 10 एंजाइम्स 10 एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं, 10 प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। अब चूँकि तमाम एक्टिव साइट्स यानी 10 एंजाइम्स थे, 10 की 10 एक्टिव साइट्स सैचुरेट हो चुकी हैं, फिल अप हो चुकी हैं, ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, तो अब अगर आप सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी क्योंकि तमाम एक्टिव साइट्स फिल्ड हो चुकी हैं। इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्टिव साइट सैचुरेशन। The moment when all the active sites of all enzymes have been occupied by the substrates is called active site saturation. After the active site saturation, no more increase in rate of reaction will take place by adding the more substrate. So it means by enhancing or increasing the substrate concentration after active site saturation, no rate of reaction will increase. ये डायग्राम ये ग्राफ जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग एक्सिस हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ली है और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने रेट। हमारे पास थी बी सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन थी, एंजाइम की जो कंसंट्रेशन थी वो बी थी, सॉरी ये हमने बी एंजाइम लिया, यानी एंजाइम हमारे पास इतने थे। तो देखें इतने एंजाइम्स थे, एक्टिव साइट्स अवेलेबल थी, रिएक्शन रेट बढ़ता चला गया। इस मोमेंट पे लिखा एक्टिव साइट स्टिल अवेलेबल, सो रिएक्शन रेट इज़ इंक्रीजिंग। लेकिन एक ख़ास लिमिट के बाद जब एक्टिव साइट ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड होगी तो अब रिएक्शन रेट जो है वो फिक्स हो गई। अब आप जितना भी सबस्ट्रेट डालते जाएंगे, ये सबस्ट्रेट इधर को बढ़ रहे, रेट इधर को, रेट मज़ीद नहीं बढ़ेगी। इस स्टेज को कहेंगे एक्टिव साइट सैचुरेशन। हमने एंजाइम थोड़े बढ़ा दिए, फ़र्ज़ करें हमारे पास 10 एंजाइम्स थे तो हमने 20 कर दिए, ये ए जो है एंजाइम कंसनट्रेशन बढ़ा दी। तो अब देखिए reaction rate by increasing the substrate concentration, reaction rate is increasing but again up to a certain limit. After that limit, when all active sites again of all those 20 enzymes have been occupied, no more rate of reaction will increase. So ये इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के पैरेलल हो जाएगी। ये लाइन क्यों पैरेलल हो जाएगी? क्योंकि अब मज़ीद सबस्ट्रेट डालने से मज़ीद चूँकि एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है, 20 एंजाइम्स थे, मैंने एग्जांपल दी, तो 20 प्रोडक्ट बन रहे हैं यूनिट टाइम में, अब मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगी। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो अक्सर ऐसे लाइन लगा के कहते हैं कि यहाँ पे क्या मतलब है, एक्टिव साइट्स ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड, इस लाइन का क्या मतलब है, एक्टिव साइट स्टिल अवेलेबल। नेक्स्ट 2 और फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर एंड पीएच वैल्यू। टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कहा जाता है स्टूडेंट्स। एक टर्म है यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब होता है मुनासिब तरीन, मोस्ट सूटेबल, द बेस्ट टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ दैट टेम्परेचर एट विच द एंजाइम एक्टिविटी इज़ मैक्सिमम, द कैटालिसिस ऑफ द एंजाइम इज़ मैक्सिमम, इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। इन ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड is the optimum temperature. So enzymes of human body need this temperature for their best performance, for their maximum performance. This temperature 37 degree centigrade is called as optimum temperature. Students, basically temperature enhance करने से रिएक्शन रेट इन्हांस होता है। मिसाल के तौर पे ह्यूमन बॉडी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम टेम्परेचर इन्हांस करना शुरू करते हैं तो जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ता चला जाता है, बट अप टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड द एंजाइम एक्टिविटी, द कैटालाइसिस, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम। बट आफ्टर दिस मीन्स के 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड पे अचानक जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसकी रीज़न देखिएगा, जब लो टेम्परेचर है तब भी डिक्रीज़ है, जब हाई टेम्परेचर है तब भी डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम क्यों होती है उसकी मैं रीज़न बता दूं। बेसिकली जब लो टेम्परेचर है तो एंजाइम्स की जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी एंजाइम बिकम लेस फ्लेक्सिबल। हमने इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा था, ये रीज़न ज़रा गौर से समझिएगा। इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके अटैच होता है तो एंजाइम की शेप चेंज होती है। लो टेम्परेचर पे एंजाइम की वो फ्लेक्सिबिलिटी लास्ट हो जाती है, खो जाती है, जिसकी वजह से जब सबस्ट्रेट अटैच होता है तो उस तरीके से एंजाइम की शेप चेंज नहीं हो पाती। दूसरा, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के कोलिजन्स स्लो हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है लो टेम्परेचर पे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, उनके कोलिजन्स कम हो जाते हैं, जिससे रिएक्शन नहीं हो पाता। हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डी नेचर हो जाता है। जैसे हम अंडे को उबालते हैं, जब चीज़ें गर्म करें तो वो लिक्विड से गैस में जाती हैं, लेकिन अंडा उल्ट है, वो लिक्विड से सॉलिड में चला जाता है। वो जब बॉयल होता है अंडा तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बेसिकली एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, जब वो हीट अप होती है तो वो डी नेचर हो जाती है, डी नेचर होकर वो सॉलिडिफाई हो जाती है। सेम इज़ ट्रू फॉर द एंजाइम। एट हाई टेम्परेचर एंजाइम्स
3-dimensional globular structure is broken down which is called enzyme denaturation. एंजाइम डीनेचर हो जाता है जिसकी वजह से रिएक्शन रेट स्लो हो जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम हीट देते हैं तो एंजाइम एक्शन क्यों बढ़ता है? क्योंकि हीट एक्टिवेशन एनर्जी मुहैया करती है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट टू बिगिन और टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन इज एक्टिवेशन। तो बेसिकली हीट एक्टिवेशन एनर्जी देती है। ये मैंने ग्राफ बनाया है टेम्परेचर के लिए। अलॉन्ग एक्स एक्सिस टेम्परेचर है, अलॉन्ग वाई एक्सिस रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है रिएक्शन रेट बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर के साथ रिएक्शन रेट 2x यानी डबल हो रही है। यहाँ पे ये मैंने आपको शो किया, ये याद रखना है। लेकिन इस नुक्ते पे जाके दिस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर, दिस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर। एट ऑप्टिमम टेम्परेचर द रिएक्शन रेट इज़ डबल्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा के बुक में लिखा गया नॉर्मल कर्व फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। याद रखें, ये जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जैसे सोडियम क्लोराइड का HCl से रिएक्शन, ये आयोनिक रिएक्शंस हैं। इनके लिए कैटालिस्ट की ज़रूरत ही नहीं होती, और ये जो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंजाइम कोई कैटालिस्ट दरकार ही नहीं होता। कैटालिस्ट की ब्रेकडाउन होगी नहीं। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतने पॉजिटिव नेगेटिव आइंस जो है वो टूटेंगे और ज़्यादा से रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है डीनेचर, तो यहाँ पे आके यानी हाई टेम्परेचर पे आके टेम्परेचर बढ़ गया, एंजाइम डीनेचर हो गया। नेक्स्ट है पीएच वैल्यू। पीएच क्या होती है? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इज कॉल्ड पीएच। पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हर एंजाइम को ऑप्टिमम एक्टिविटी दिखाने के लिए, बेहतरीन काम करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच दरकार होती है। जैसे पेप्सिन एंजाइम के लिए 2.00 पीएच है। इस पीएच के ऊपर पेप्सिन जो कि हमारे स्टमक में एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसकी पीएच 2 है, इसीलिए गैस्ट्रिक जूस में HCl भी होता है ताकि स्टमक के अंदर पीएच को 2 पे रखा जाए। तो 2 इज़ द ऑप्टिमम पीएच ऑफ दिस एंजाइम। अब ऑप्टिमम पीएच, द पीएच एट विच एन एंजाइम वर्क्स इट्स मैक्सिमम, या कैटालिसिस ऑफ द एंजाइम इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। above or below the optimum pH enzyme activity is reduced. Question is why pH से भी एंजाइम डीनेचर हो जाता है? क्योंकि जो ऑप्टिमम pH नहीं है वो हाई है या लो है, वो एसिडिक है या बेसिक है, उससे एंजाइम आयोनाइज हो जाएगा। और जब एंजाइम आयोनाइज हो जाएगा, एंजाइम के साथ वो pH रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन आइन या हाइड्रोक्सिल आइन, जिससे वो आयोनाइज हो जाएगा, तो उसका डीनेचरेशन हो जाएगी। 2 फैक्टर्स हैं जो डीनेचर करते हैं एंजाइम को, एक टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, और डिफरेंट pH विच आयोनाइज द एंजाइम ड्यू टू विच एंजाइम इज डीनेचर। ये ग्राफ मैंने बनाया पीएच के लिए। देखें, पीएच लॉन्ग एक्स एक्सिस है, रेट ऑफ रिएक्शन लॉन्ग वाई एक्सिस है। तो जो पीएच ऑप्टिमम की तरफ जाती है, एंजाइम जो है एक्शन बढ़ता चला जाता है। इससे अबव जाए या इससे बिलो आए, डिक्रीज़ करें पीएच या इंक्रीज़ करें, तो उससे एंजाइम एक्टिविटी मुतासर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये थे 4 फैक्टर्स जो कि एंजाइम एक्शन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। एक एंजाइम कंसंट्रेशन, एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक टेम्परेचर जिसमें हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर को देखा, ग्राफ को देखा, और एक पीएच जिसमें हमने ऑप्टिमम पीएच और उसके ग्राफ को देखा। हमारी बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें 4 से 5 एंजाइम्स हैं डिफरेंट, और उनकी ऑप्टिमम पीएच गिवन है, वो आपने ज़रूर याद कर लेनी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इनहिबिटर्स।